रॉयल्टी अकाउंट, ये चैप्टर जो है बहुत सारी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिलेबस में शामिल है और ये एडवांस अकाउंटेंसी का एक बहुत बेहतरीन चैप्टर है। बहुत बेहतरीन से इसका कॉन्सेप्ट है। 11th क्लास में जब आप इसके लिए आपने जो कुछ भी पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ आपको न्यूमेरिकल भी मिलते थे। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह की टेंडेंसी देखी गई है कि हो सकता है पूरी न्यूमेरिकल ना दें, छोटा सा न्यूमेरिकल दे दें, या फिर इसमें थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आपको अक्सर करके दिए जाते हैं। तो आज इस टॉपिक में हम लोग यही बात करेंगे कि जो है जो इसके थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी बातें हम इसके अंतर्गत आज करेंगे। अब वो चीज़ समझने के पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। पहले हम लोगों को सबसे पहले उसको समझना होगा। अगर जो वो समझ लिया तो निश्चित है कि जो है थ्योरी के सारे क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो उस समझाने के लिए क्या किया है कि एक टेबल हमने आपके सामने दिखाई है। तो इस टेबल के माध्यम से हम छोटी छोटी चीज़ें समझेंगे। पहले कुछ बेसिक बातें आपको बताते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूं ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, रॉयल्टी अकाउंट वास्तव में होता क्या है। सबसे पहले हमको ये चीज़ समझनी होगी कि रॉयल्टी अकाउंट किस लिए बनाया जा रहा है, ये क्या है। देखिए, रॉयल्टी अकाउंट के लिए जो हमने नोट्स अभी ऊपर आपको वीडियो में दिखा होगा वो सब चीज़ें अभी हम बताएंगे आपको आपके नोट्स में लिखाने के लिए। लेकिन पहले कुछ चीज़ें बेसिक बता रहे हैं, उसको समझ लीजिए कि जो रॉयल्टी अकाउंट है ये एक विशेष प्रकार का अधिकार है। ये किसी व्यक्ति विशेष को ही दिया जाएगा। अब ये किस व्यक्ति विशेष को दिया जाएगा, किस तरह का अधिकार है, हमको ये चीज़ इसमें समझनी है। देखिए, एक होता है किराया और एक होती है रॉयल्टी। तो दोनों हो सकता है कि जब आप इसको देखें थोड़ा सा तो थोड़े से एक दूसरे से सिमिलर देखने में लग सकते हैं। मान लीजिए आपने अपना मकान किसी को रेंट पर किराए पर दिया है, तो उसके बदले में वो आपको किराया दे रहा है। तो वास्तव में देखा जाए तो ये जो किराए का स्वरूप है इसको आप समझ तो सकते हैं कि रॉयल्टी है, परंतु ये रॉयल्टी नहीं है, इसको किराया ही कहेंगे। क्यों किराया कहेंगे, क्या रॉयल्टी में अंतर है, वो सारी बातें हमको एक एक करके इसमें समझनी है। अब रॉयल्टी और किराए से हम इसमें अलग अलग समझेंगे कैसे, वो समझिए। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे मान लीजिए किसी चीज़ का आप उत्पादन आपने स्वयं उत्पादन किया, कुछ आपने ऐसा इन्वेंशन किया जो सिर्फ़ और सिर्फ जिसके विषय में आपको पता था। लेकिन जब आप अपने उत्पादन को मार्केट में लाते हैं तो आप उसके विषय में सारी डिटेल बताते हैं कि जो है ये चीज़ हमने इस तरह से बनाई हुई है। और ये बताने का कारण क्या होता है, बताने का कारण यही होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको मार्केट में सेल करना है। मान लीजिए कि कोई एक कार निर्माता कंपनी है, वो कार में एक विशेष प्रकार की टेक्नोलॉजी लाई। तो ये जो टेक्नोलॉजी कार में लाई तो इसमें जो है हो सकता है कि कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी हो जो दूसरी किसी अन्य कंपनी के पास में ना हो। फिर अपने कस्टमर को समझाने के लिए वो अपनी टेक्नोलॉजी ओपन करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसका क्या काम है और हमने इसको किस तरह से बनाया है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि वो पेटेंट करा लेंगे अपनी टेक्नोलॉजी का गवर्नमेंट के थ्रू कि ये टेक्नोलॉजी अभी हम लाए हैं, तो इससे संबंधित जो उत्पादन होगा वो अभी केवल हम ही करेंगे। या फिर अगर जो कोई उत्पादन करना चाहे इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके तो उसको हमें कुछ ना कुछ रॉयल्टी चुकानी पड़ेगी। जब वो हमको कुछ धन देगा तो उसके बदले में ही उनको हम उत्पादन करने की अनुमति देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमने अपना समय दिया है, अपने लोगों को रिसर्च करने में लगाया है, हमने उनको सैलरी दी है, तब उन्होंने जा कर के इन्वेंशन करके हमको एक टेक्नोलॉजी दी है। ठीक, तो इसके बदले जो धनराशि मिल रही है उस पेटेंट के बदले, वो पेटेंट के बदले मिली हुई धनराशि जो वास्तव में वो है रॉयल्टी। अब इस रॉयल्टी के बहुत सारे तरह तरह से प्रयोग होते हैं। देखिए, हमने ऊपर आपको इस रॉयल्टी के बहुत सारे प्रयोग बताए भी हैं। अभी हम सारे आपको दिखाएंगे एक एक करके कि ये जो रॉयल्टी है इसके कितने प्रयोग हो सकते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है खाद्यान्न अधिकार शुल्क, इसके बाद ईंट बनाने के संबंध में अधिकार शुल्क, तेल के कुओं के संबंध में अधिकार शुल्क, पेटेंट का अधिकार, कॉपीराइट का अधिकार। अब ये सब सारी चीज़ें एक एक करके बताते हैं हम आपको। जैसे मान लीजिए कॉपीराइट का अधिकार शुल्क लिखा हुआ है, तो देखिए कॉपीराइट का अधिकार शुल्क बताने का ये मतलब है कि कोई ना कोई एक राइटर जिसने अपनी कोई एक बुक लिखी हुई है, अगर जो जिसने बुक लिखी होगी वास्तव में वो पब्लिशर नहीं बन सकता है। वो कोई प्रिंटिंग हाउस तो खोल नहीं रखा है, जो लेखक है वो कोई बिजनेसमैन तो है नहीं, वो एक राइटर है। तो वो राइटर तो अपनी बुक पब्लिश कर नहीं देगा। तो निश्चित है कि किसी न किसी प्रिंटर के थ्रू अपनी बुक पब्लिश करवाएगा वो। तो जब बुक पब्लिश करवाएगा तो वहाँ पर जिम्मेदारी बन जाती है प्रिंटिंग कंपनी की कि वो आपकी बुक को लेकर के कितना सजग हैं, कितना उन्होंने प्रचार प्रसार किया, कितनी उनकी नेटवर्क
मार्केटिंग का जो नेटवर्क है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, कहाँ तक वो पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि आपकी बुक की डिमांड तो है लेकिन लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं इनके लिए एक निष्कर्ष ये है कि जो अकाउंट बनाया जाता है वो अकाउंट ही वास्तव में क्या है, रॉयल्टी अकाउंट है। इसमें क्या करता है कि जो प्रकाशक होता है वो एक अपना रेशियो सेट कर लेता है कि वास्तव में कागज़ उसका लग रहा है, मेहनत उसकी लग रही है, प्रिंटिंग उसकी लग रही है, लेकिन जिसने लिखा है उसको बदले में कुछ ना कुछ धन वो चुकाएगा। उनका कहना होता है कि प्रति कॉपी हम आपको इतने रुपए रॉयल्टी चुकाएंगे, इसके बाद हम जितनी भी बेच लें। बात समझ में आ रही है ना कि मान लीजिए कि उन्होंने कह दिया कि हम आपको प्रति कॉपी 20 रुपये प्रति बुक आपको देंगे, बदले में हम कितनी भी बुक पब्लिश कर लें, कितनी भी बुक बेच लें, वो उसमें से जो खर्चे आएंगे, जो लागत आएगी बुक को बनाने में, उसके बदले जो कुछ भी धन आया वो लाभ हानि सब मेरा, मैं आपको 20 रुपये प्रति कॉपी रॉयल्टी के नाम पर चुकाएंगे। तो वास्तव में ये रॉयल्टी होती है। इसी तरह से आप इसमें ऊपर देख रहे होंगे पेटेंट का अधिकार शुल्क, ये भी हमने आपको समझाया कि किस तरह से कोई एक रिसर्च के लिए पेटेंट करा ले, टेक्नोलॉजी के लिए पेटेंट करा ले, या बहुत सारी मेडिसिन आपने देखा होगा कोई नया फार्मूला बन जाता है तो वो लोग भी अपना पेटेंट करा लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं इसके पेटेंट कराने के। इसके अलावा जो आपको देखना है वो तेल के कुओं के संबंध में अधिकार शुल्क। अब देखिए तेल के कुएँ में क्या होता है कि तेल के कुएँ का एक स्थान होगा, तो जो स्थान होगा उस स्थान विशेष का कोई ना कोई मालिक होगा। तो जो मालिक है ज़रूरी नहीं कि उसकी रिफाइनरी कंपनी हो, वो तेल को निकाले, उसका शोधन करे, पेट्रोल अलग करे, डीजल अलग करे या दूसरे पेट्रोलियम उत्पाद अलग करे तब बेचे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिसकी ज़मीन पर तेल का कुआं है तो वहाँ पर जो रिफाइनरीज कंपनी हैं वो उसके साथ में एक एग्रीमेंट कर सकती हैं। उस एग्रीमेंट के अंतर्गत क्या करेंगी कि वो वहाँ से दोहन करेंगी उस खनिज का, उस तेल का, उस गैस उत्पाद का जो कुछ भी वहाँ पर उपलब्ध है, और बदले में जो उत्पादन करेंगी उसी रेशियो में कुछ ना कुछ अधिकार शुल्क निश्चित कर लिया जाता है कि वो कह देंगे कि हम प्रति घन फुट के हिसाब से आपको पैसा दे रहे हैं, प्रति बैरल के हिसाब से पैसा दे रहे हैं अगर जो तेल है, कि कुछ ना कुछ उसका एक आंकड़ा सेट हो जाएगा और उस आंकड़े के अनुसार आपको शुल्क चुकाया जाने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से तेल के कुएं से भी अधिकार शुल्क मिल जाता है। ईंट बनाने के संबंध में भी पता है कि एक जगह विशेष पर ईंट बनने लगती है तो वहाँ से लगातार क्या हो रहा होता है, ईंट के भट्टे में मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। ईंट बनेगी कैसी, मिट्टी से तो बनेगी, तो वो मिट्टी की कटान की जाती है लगातार, तो वहाँ पर प्रति घन फुट के हिसाब से आपको जो है रॉयल्टी चुकानी होगी जिसकी ज़मीन पर आप ये काम कर रहे होंगे। और खाद्यान्न अधिकार शुल्क, अब खाद्यान्न अधिकार शुल्क में क्या होगा, आपको पता है कि बहुत सारी खाने होती हैं, तो इन खानों से भी क्या होता है कि जो भी चीज़ का उत्पादन, मान लीजिए एक मोहर्रम की खान है, उससे मोहर्रम निकाली जा रही है, तो प्रति घन फुट के हिसाब से रॉयल्टी चुकानी होगी जिसकी वो खाद्यान्न होगी, जो उस खाद्यान्न का मालिक होगा। ठीक, तो ये सब कुछ यहाँ पर बेसिक टर्म थे जो हमने आपको समझाएं। अब इससे प्रश्न जो आते हैं वो तरह तरह के प्रश्न आते हैं, कुछ शब्दावली से संबंधित प्रश्न आते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो क्वेश्चन हैं, तो वो हम आपको एक एक करके बात बताएंगे। पहली बात तो ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो रॉयल्टी अकाउंट होता है वास्तव में ये एक अवास्तविक नॉमिनल अकाउंट जिसको आप बोलते हैं, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ये बात आप कहीं नोट में लिखना, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत बार आया हुआ है, लगातार आता रहा है कि रॉयल्टी अकाउंट कैसा है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। और वो होता क्या, किसी संपत्ति पर किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार ही क्या कहलाएगा, रॉयल्टी कहलाएगा, तो बस वो नाम मात्र का ही खाता है, इसीलिए कहा गया है। ठीक, इसके बाद में आपको अगली बात इसमें ये समझनी है कि ये जो सीट आपके सामने दिख रही है तो उसमें कुछ चीज़ें हम आपको समझाएंगे, उसको समझिएगा। जैसे ये सीट दिया है इसमें बहुत सारे आपको वर्ष देखने को मिल रहे होंगे, 2012-13 का सेशन दिया है, इसके अलावा 13-14, 14-15 और 15-16 का। अब आपको इसमें ये समझना है कि जो है जो शब्दावली ऊपर लिखी हुई है, रॉयल्टी पहले लिखी हुई है, फिर मिनिमम रेंट लिखा हुआ है, फिर सॉल्ट वर्किंग लिखी हुई है, फिर सॉल्ट वर्किंग रिकपूड लिखी हुई है, फिर अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड लिखा हुआ है, और इसके बाद अनरिक्यूब्ड सॉल्ट वर्किंग ट्रांसफ़र टू पीएल अकाउंट। इसको हम समझाएंगे अभी किस तरह से ये ट्रांसफ़र होती है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर समझनी है। वास्तव में इन शब्दावलियों से ही संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको समझनी है। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु विशेष का उत्पादन की बात की गई कि जो है हम उसका देखिए यहाँ पर टन में उत्पादन दिया हुआ है कि 2000 टन, 12,000 टन, 24,000 टन, 30,000 टन, तो उस पर देखिए आप आगे रॉयल्टी लिखी हुई है 50 पैसे प्रति टन।
ये दिखाई पड़ रहा है ना, रॉयल्टी लिखी हुई है कितनी, 50 पैसे प्रति टन। अब ये जो 50 पैसे प्रति टन रॉयल्टी लिखी हुई है, इसके हिसाब से इसकी रॉयल्टी निकाली गई कि 2012 वाले वर्ष में 2000 टन उत्पादन किया गया तो रॉयल्टी कितनी निकली, 1000। 13-14 वाले में 12,000 तो रॉयल्टी कितनी बन गई, 6,000। इसके बाद में 24,000 टन जब हुई 14-15 में तो रॉयल्टी कितनी बन गई है, 12,000। उसके 30,000 वाले टन 30,000 टन हुई 15-16 में तो रॉयल्टी कितनी बन गई, 15,000। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई खान ली है, तो आपने देखा होगा कि शुरुआती वर्षों में जब उसमें काम शुरू होता है तो आपके पास में एक प्रॉपर सेटअप नहीं होता है, और या फिर यूँ कह लें कि शुरुआत में हो सकता है जिस खनिज के लिए हम काम कर रहे हैं वो खनिज इतनी आसानी से उपलब्ध ना हो। तो कई बार ऐसा होता है कि जब इस तरह की समस्याएं आती हैं तो जो खान देने वाला आपको मालिक है, उसका ओनर है, जो उसका स्वामी है, उसको क्या लगता है कि शुरुआत में ये उत्पादन कम करेंगे, तो जब उत्पादन कम करेंगे तो हमको रॉयल्टी भी बहुत कम देंगे। तो जब रॉयल्टी कम देंगे तो इसके लिए वो अपने एक अनुबंध जो शर्त पत्र बनना होता है उसमें एक कंडीशन लिखवा देते हैं। कंडीशन क्या कहते हैं कि आप कितना भी उत्पादन करेंगे हम आपसे एक मिनिमम रॉयल्टी लेंगे। मतलब कहने का क्या हुआ कि आपका उत्पादन हो या आपका उत्पादन ना हो, अगर जो आपने पूरे वर्ष आपको लेबर नहीं मिली, किसी भी कारण से आपने काम नहीं किया और इस तरह की कोई समस्या आई, तो भी हम आपसे मिनिमम रेंट तो कम से कम आपसे लेंगे ही लेंगे। तो ये जो दूसरा वाला कॉलम आप देख रहे हैं ना, ये मिनिमम रेंट, ये वास्तव में क्या होता है, यही होता है जो चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि मिनिमम रेंट क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर प्रतिदिन उत्पादन दिया है, ठीक, यहाँ पर आप ये मान लेना कि ये किसी खनिज का उत्पादन हो रहा है, ठीक है, कोई एक खनिज है, लौह अयस्क है, वही निकल रहा है। तो उसमें ये निर्धारित था कि अगर जितना निकलेगा 50 पैसे प्रति टन जो उसका स्वामी होगा उसको दिया जाएगा, ये सेकंड वाले कॉलम के अनुसार। लेकिन देखिए तीसरा है मिनिमम रेंट, इसमें देखिए ये बात बताई गई है कि आपका उत्पादन हो या ना हो, मिनिमम रेंट कम से कम 10,000 तो हमको प्रतिवर्ष चाहिए ही चाहिए। आप ज़्यादा उत्पादन करेंगे तब तो आप हमको मैक्सिमम देंगे, लेकिन अगर जो आपका नहीं भी हुआ तो आप कम से कम हमको इसमें जो है मिनिमम रेंट आप हमको निश्चित तौर पर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर जो तीसरा कॉलम है ये इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट वर्किंग। सॉल्ट वर्किंग क्या है, इस चीज़ को समझो। ये सॉल्ट वर्किंग वही अमाउंट निकल करके आ रहा है जो एक्चुअल में रॉयल्टी स्वामी को देने के लिए बनी, कितनी, 1,000 बनी। अब मिनिमम कितना उसको देना था हमको, 10,000। अब जब मिनिमम 10,000 देना निकाला, रॉयल्टी उसके ऊपर बन कितनी रही थी, 1,000। तो जो सॉल्ट वर्किंग यानी कम काम किया गया वो कितना है, 9,000 रुपये का काम कम हुआ, यानी 9,000 रुपये का कहीं ना कहीं उसका लॉस हुआ जो पट्टेदार था, ठीक है, जो जिसने पट्टा लिया था खान का, उसका कहीं ना कहीं उसमें लॉस हो गया। इसी तरह से आप दूसरे वर्ष में देख रहे होंगे कि जो है रॉयल्टी, एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बनी है, 6,000, और मिनिमम रेंट कितना था, 10,000। तो इस वर्ष भी इनका 4,000 रुपये का लॉस हो गया, ठीक। इसके बाद में अगले वर्ष में देख रहे होंगे कि मिनिमम रॉयल्टी बनी है 12,000 और जो है ये कितना बना है, 10,000 रुपये मिनिमम रेंट है। तो जो एक्सेस अमाउंट आया, ठीक है, सरप्लस इसको बोलते हैं, अधिक किसको बोलते हैं, वो कितना आया, 2,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद में 2015-16 में यही हुआ कि 15,000 अमाउंट बना है और 10,000 रुपये मिनिमम था। तो यहाँ पर भी मतलब जो अमाउंट एक्स्ट्रा पड़ जाएगा वो कितना बन जाएगा, जो है 15,000 रुपये, ठीक। अब बात ये आती है कि जैसे शुरुआती वर्षों में किसी का नुकसान हुआ, जो पट्टेदार था उस पट्टेदार का शुरुआती वर्षों में नुकसान हुआ, तो वो क्या करता है कि जिस तरह से आपने एक शर्त रखी होती है कि आप जो है मिनिमम रेंट लोगे ही लोगे, तो उसी तरह से वो कहते हैं कि ठीक है हम मिनिमम रेंट तो आपको देंगे, लेकिन मिनिमम रेंट के बाद में अगर मेरा नुकसान हुआ है तो 1 वर्ष या 2 वर्ष तक अगर जो मेरी रॉयल्टी अमाउंट आपके मिनिमम रेंट से अधिक बन गया तो आप हमको पहले वाला जो मेरा नुकसान है उसको कवर करने का मौका देंगे, ठीक है। अब वो शर्त पे लिखा होता है कि कितने वर्षों तक आपको मौका मिल रहा होता है, 1 वर्ष का समय है कि 2 वर्ष का समय है, ठीक है। ये आपके कंडीशन में पहले से ही लिखा होता है कि मान लीजिए कि 2012 में नुकसान हुआ था, तो अगर जो हमको केवल अगले वर्ष का मौका था तो मेरे पास में 2013-14 में हम उसको बराबर कर लेते, कौन से, इस 9,000 वाले अमाउंट को। लेकिन अगर चूँकि अगले वर्ष फिर हम शॉर्ट वर्किंग में आ गए तो हम बराबर क्या करेंगे, पहले यही 4,000 कवर कर लें। तो अगर जो 1 वर्ष की कंडीशन थी तो तुम नहीं कर पाएंगे। अगले वर्ष देखो यहाँ पर 2,000 रुपये का तो हो गया, मतलब एक्स्ट्रा काम कितना हो गया, 2,000 रुपये का इस वाले वर्ष में हो गया है, ठीक है, 2014-15 में। तो 2,000 रुपये तो देखो कवर करने को मिले हैं, तो इसलिए देखो लैंडलॉर्ड को कितना दिया गया है यहाँ पर, केवल 10,000 रुपये,
ठीक, यहाँ पर 1 वर्ष की शर्त है इसलिए उसको 2 दे दिया गया। इसके बाद में अगला जो इसका 2,000 रुपये का, ये 4,000 था ना टोटल अमाउंट, इसका जो 2,000 रुपये बचा अभी और शेष, तो इसको अगले वर्ष करने का मौका नहीं मिलेगा। इस लास्ट वाले वर्ष में 2015-16 में क्या है कि रॉयल्टी बन गई है 15,000 रुपये, मिनिमम रेंट 10,000, तो लैंडलॉर्ड को आप कितना दोगे 15,000 रुपये। ये शर्त में सारी चीज़ें पहले से ही लिखी होती हैं। तो इसके बाद में क्या होगा कि जो एक ऐसी रॉयल्टी जो आप वसूलने से रह गई है, तो वो देखिए इसमें जैसे हमने लिखा हुआ है कितनी, एक ये 9,000 रह गई है, ठीक है, ये 2,000 रह गई है, तो ये जो रह गई है इसको आप कहाँ भेज देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज देंगे, क्योंकि ये एक प्रकार से अब खर्च हो गया ना, नुकसान हो गया है, खर्च हो गया है, तो इसको आप किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आपको यहाँ से कुछ शब्दावली हम दोबारा से बताएंगे, वो आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में वही सब आपके प्रश्न में आते हैं। अब आपको रॉयल्टी शब्द समझ में आ चुका होगा, मिनिमम रेंट समझ में आ गया होगा कि शर्त में जितना मिनिमम किराया लिखा हो, ठीक है। जैसे बुक पब्लिश हो रही तो बुक के केस में क्या होगा, मिनिमम प्रति कॉपी, पर कॉपी जो आप जो है चुकाएंगे वो लिखा होगा, ठीक है। और अगर जो मान लो आप न दे पाए, मान लीजिए 10 रुपये प्रति कॉपी आपने कहा और आपने उत्पादन किया 100 कॉपी का, तो आपका जो है रॉयल्टी बन पाई केवल 1,000 रुपये। लेकिन वो क्या कहेंगे कि जो आपकी कितनी भी कॉपियों का उत्पादन हुआ हो, लेकिन अगर जो उन्होंने अपने क्लॉज में पहले से लिख दिया है, शर्त में लिख दिया है कि 5,000 रुपये कम से कम हमको रॉयल्टी चाहिए, तो आपको 5,000 रुपये उनको चुकाना पड़ेगा। इसके बाद में अगला टर्म हमारा कौन सा है, शॉर्ट वर्किंग। ये आपको बेसिक समझ में आ चुका है। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है कि एक्चुअल में जो रॉयल्टी बनी है, मिनिमम रेंट अगर जो उससे ज़्यादा है, तो उसके बीच का जो अंतर आ रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट वर्किंग। बहुत अच्छे से याद रखना, इसके भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में कौन सा है हमारा शॉर्ट वर्किंग, रिकॉप्यूट जो हो गई है, वो शॉर्ट वर्किंग की यहाँ पर बात की गई, मतलब जिसको हमने प्राप्त कर लिया है, जिसका भरपाई हम कर पा रहे हैं। तो उसके लिए कुछ शर्त होती हैं कि अगले वर्ष 1 वर्ष करनी है कि 2 वर्ष करनी है कि 3 वर्ष तक का मौका है। यहाँ पर 1 वर्ष की कंडीशन थी, इसलिए 1 वर्ष में 2,000 रुपये किए गए हैं। इसके बाद अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, इसको आपको पता है भूमि का स्वामी है जो उसको अमाउंट दिया है, वो यहाँ पर निकाला गया है। और उसके बाद में जो ट्रांसफ़र होने से रही, जो ट्रांसफ़र कर दी गई P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो यहाँ पर सारी धनराशि लिखी हुई है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह से ये शब्दावली इसकी है। अब हम आपको दोबारा से अपने नोट्स की तरफ ले चलेंगे, तो उसमें आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी कि क्या क्या चीज़ें हमको इसमें समझनी है। तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि वास्तव में रॉयल्टी क्या होती है, तो यही सब उसमें लिखा हुआ है। ये अपने नोट्स ज़रूर निश्चित तौर पर बनाइएगा रिवीजन करने के लिए कि जब किसी व्यक्ति को किसी विशेष संपत्ति को खुद प्रयोग करने का अधिकार होता है, मतलब कि उस संपत्ति पर उसका स्वामित्व होता है, तो अगर वह चाहे तो अपने इस अधिकार को खुद प्रयोग ना करके किसी दूसरे व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए और निश्चित प्रतिफल के बदले हस्तांतरित कर सकता है। अपने इस अधिकार को अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने के बदले उसे जो राशि मिलती है उसे क्या कहते हैं, रॉयल्टी कहते हैं। इस रॉयल्टी के जितने भी प्रकार हैं ये सारे हमने इसमें बताए हुए हैं आपको, ये एक बार बता चुके हैं ऊपर। अब नीचे आ जाइए कि किराया और अधिकार शुल्क में अंतर। जो बात अभी हम बोल रहे थे कि रेंट और रॉयल्टी में वास्तव में अंतर क्या होता है, तो उस अंतर को समझिए कि किसी, अभी हमने बताया था आपको कि एक होती है जो रॉयल्टी होती है नाम मात्र खाता होती है, ये बात हमने ऊपर बताई थी। तो जब किसी मूर्त संपत्ति के बदले, जैसे भवन प्लांट के बदले कुछ मिलेगा, तो वो होता है क्या, किराया। और जब किसी अमूर्त संपत्ति के बदले, ठीक है, जैसे अभी हमने बताया ना कि आपके पास में कुछ अधिकार है, तो अधिकार क्या है, रॉयल्टी है। वास्तव में क्या है, अधिकार रॉयल्टी है। आपकी कोई बुक है, उसमें आपने लिखा था, डाटा लिखा था, उस डाटा क्या है, अमूर्त संपत्ति है, ठीक। तो ये क्या होता है। इसके बाद में भुगतान का आधार, किराए की राशि जो भुगतान की जाती है वो साप्ताहिक, मासिक या अर्धवार्षिक रूप में भुगतान होती है, परंतु अधिकार शुल्क वस्तु के उपयोग पर, बताया ना कि जितनी जो है आपने क्यूबिक टन, मीट्रिक टन या जितने बैरल तेल का उत्पादन किया उस आधार पर, या फिर आप अगर जो आपने मोरम निकाली है तो प्रति घनफुट, आप मट्टी निकाली तो प्रति घनफुट आप चुकाएंगे, अगर जो आपने बुक पब्लिश की है तो पर यूनिट आप चुकाएंगे। तो भुगतान का आधार उसमें उत्पादन निर्भर करता है, वहाँ पर समय निर्भर करता है। अब न्यूनतम किराया अभी हमने बताया, क्या अधिकार शुल्क उत्पादन की मात्रा या बिक्री के आधार पर निकाला जाता है, बताया ना, जितनी बिक्री उतना अधिकार शुल्क। लेकिन प्रारंभिक वर्षों में नई खान पर उत्पादन आरंभ करने में उत्पादन कम होता है, जिससे अधिकार शुल्क भी कम बनता है। अतः संपत्ति का स्वामी इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले ही एक न्यूनतम राशि प्रतिवर्ष
अवश्य ही पाने का अनुबंध कर लेता है, जिससे कि प्रारंभिक वर्ष में या बाद में किसी वर्ष में उत्पादन कम हो या कुछ भी ना हो तब भी उसे न्यूनतम राशि मिलती रहे। इस राशि को न्यूनतम किराया कहा जाता है। मान लीजिए आपने किसी को दिया था, उसने एक वर्ष कोई काम ही नहीं किया, तो आपका तो नुकसान व्यक्तिगत नहीं होगा इस वजह से। फिर लघुकार या अल्पकार, इसी को हम बोल रहे थे कि जो शॉर्ट टर्म अमाउंट था हमारा, शॉर्ट टर्म राशि है, वो कैसे निकालनी है। क्या कि जितना आपका न्यूनतम किराया है और जितनी रॉयल्टी बनी, इनका अंतर करोगे। अगर जो न्यूनतम किराया ज़्यादा होगा तो जो राशि आएगी उसको क्या कहेंगे, लघुकार या अल्पकार राशि। लघुकार राशि की वसूली करना या फिर अपलिखित करना, यही बात हमने समझाई थी कि जब अधिकार शुल्क की राशि न्यूनतम किराए से कम होती है तो संपत्ति का स्वामी न्यूनतम किराया ही प्राप्त करता है। अतः लघुकार की राशि न्यूनतम किराया देने वाले के लिए एक प्रकार की हानि होती है। प्राय इस हानि की पूर्ति के लिए अनुबंध में एक शर्त यह भी सम्मिलित कर ली जाती है कि पट्टेदार भविष्य के अधिकार शुल्क की राशि से पिछले वर्ष की लघुकार राशि को पूरा कर सकता है। मान लीजिए उसने भविष्य में अच्छा उत्पादन किया तो वो आपको जो मिनिमम अमाउंट था उससे ज़्यादा चुका रहा है रॉयल्टी, तब उसमें जो है उसको अपलिखित कर सकता है। लेकिन ये जो अनुबंध होगा उसमें पहले ही निर्धारित हो जाना चाहिए कि जो है कितने वर्षों तक आप अपलिखित कर सकते हैं, 1 वर्ष या 2 वर्ष। देखिए उस प्रश्न में केवल 1 वर्ष तक अपलिखित किया जा रहा है। अब देखिए यहीं पर ये फार्मूला बहुत अच्छे से याद रखना कि शॉर्ट वर्किंग क्या होता है। मिनिमम रेंट बताया था ना, जो अमाउंट देना है, और एक्चुअल रॉयल्टी, जो इसके बीच का डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट वर्किंग बोलेंगे। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल इसमें कुछ समस्या ही नहीं समझने में। इसके बाद में आप अगला देखिए, यहाँ पर क्या है नीचे कि अगर जो आप थोड़ा सा मैथ जानते होंगे तो आपको पता होगा कि ये शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी है। इसी को आप अगर जो मिनिमम रेंट को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो ये एक्चुअल रॉयल्टी को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, मिनिमम रेंट को यहीं रखेंगे तो वो वहाँ पर जाकर के धन का हो जाएगा। बस उसको ट्रांसफॉर्म किया गया तो एक नया फार्मूला, आप ऊपर वाला याद रखेंगे तो नीचे वाला बना लेंगे, मिनिमम रेंट इक्वल टू एक्चुअल रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग। ठीक, इतनी सी बात है। इसके बाद में इस पर जो MCQs क्वेश्चन है ये हम आपको अलग से कराएंगे। फिलहाल ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो रैंडमली गूगल से ही उठाए गए हैं, हमने काफ़ी पेस्ट ही किया है इनका केवल, तो अभी फ़िलहाल उनको ही करा दे रहे हैं इसमें। कि किसी संपत्ति पर, पहला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी संपत्ति पर विशेष व्यक्ति का अधिकार होना क्या कहलाता है। ये रॉयल्टी की परिभाषा है वास्तव में, तो इसको आप क्या कहेंगे, आंसर इसका क्या सही हो जाएगा, रॉयल्टी। ठीक है, पहला वाला विकल्प इसमें क्या सही हो जाएगा, रॉयल्टी। ठीक, इसके बाद में अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये देखिए, अधिकार शुल्क कौन सा खाता होता है। अभी हमने आपको बताया कि अधिकार शुल्क कैसा खाता होता है, अवास्तविक खाता होता है। कैसा खाता होगा, अवास्तविक खाता होगा। ठीक है, इसमें भी कुछ समस्या नहीं आ रही, इसका भी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, अवास्तविक खाता। इसके बाद में अगला हमको क्या समझना है, अधिकार शुल्क की संविदा में अधिकार है। अधिकार शुल्क की जो संविदा है उसमें किस तरह के अधिकार शामिल हो सकते हैं। आपको बताया था कभी खनिज पदार्थ निकालने के लिए, ठीक है, या फिर एकस्व अधिकार, ये भी होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार है, उसी के पास में टेक्नोलॉजी है तो वो एकस्व अधिकार उसको बोल रहे हैं। कॉपीराइट, जिसे भी बताया था कि किसी बुक पब्लिश करने का क्या हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है। तो ये सारे विकल्प इसमें सही हैं। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन अधिकार शुल्क के प्रकार हैं। ईंट बनाने के संबंध में ऊपर लिखा था, मशीन तथा तकनीक के संबंध में अभी बताया था, पेटेंट संबंधित अधिकार शुल्क, ये सभी हैं, इसमें क्या हो जाएगा, सारे ऑप्शन ही सही हैं। उत्पादन अधिकार शुल्क के भुगतानकर्ता को क्या कहा जाता है। तो जो उत्पादन अधिकार शुल्क का भुगतान करता होगा, इसको आप ध्यान रखना। देखिए इसको हम बता दें आपको कि किसी ने रॉयल्टी पर आपसे कोई खान ली, ठीक है, अब इसमें लिखा क्या है, उत्पादन अधिकार शुल्क के भुगतानकर्ता को। भुगतान करेगा कौन, जो जिसने खान आपसे किराए पर ली होगी, रॉयल्टी पर ली होगी। तो वो वास्तव में क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है ना, तो उसको क्या कहेंगे, उत्पादक ही तो कहेंगे। उसमें और कुछ ज़्यादा समझने वाला थोड़ा ना, उसको क्या कहेंगे, उत्पादक। भाई वो उत्पादन अधिकार शुल्क लिखा हुआ है तो वो स्वामी तो हो नहीं सकता है। यहाँ पर कॉपीराइट की तो बात की नहीं, जो लेखक आप लगा दो या प्रकाशक आप लगा दो, बुक की तो कोई बात की नहीं जा रही, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादक। ठीक है, इसके बाद में अगला, पुस्तक प्रकाशन अधिकार शुल्क के प्राप्तकर्ता। अब देखिए यहाँ पर अधिकार शुल्क का प्राप्तकर्ता पूछ रहा है, प्राप्तकर्ता कौन होगा, जिसने बुक को लिखा होगा, तो वो उसको आप क्या कहते हैं, लेखक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। इसके बाद भूस्वामी को क्या कहा जाता है, ये पूछना है कि जो भूमि का स्वामी होगा उसको क्या कहेंगे। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया होगा, पट्टादाता। पट्टेदार कौन होता है, जो ठेका लेता है कि हम जो है खनिज का उत्पादन करेंगे या मोरम का उत्पादन करेंगे या मिट्टी निकालेंगे, ठीक है, वो क्या होगा, पट्टेदार, जो इसने पट्टा प्राप्त कर लिया हो। और पट्टादाता कौन होता है, जो भूमि का स्वामी होता है, जिसको हम स्वामी कहेंगे।
लघुकार राशि का सूत्र क्या होता है, अभी आपको पता है, लघुकार राशि बराबर न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है ए वाला। जब वास्तविक अधिकार शुल्क की धनराशि न्यूनतम किराए की राशि से अधिक हो जाती है तो इसको क्या कह देंगे, इसको जो हमने आपको बताया था अधिक या अतिरेक भी वो एक शब्द है हिंदी में, तो उसको अतिरेक भी बोल सकते हैं। अधिक यानी सरप्लस, आप इंग्लिश में याद रखना कि सरप्लस शब्द लिखा मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा बिल्कुल। इसमें इसके लिए सरप्लस बिल्कुल नॉर्मल सा है, SURPLUS करके, ठीक है, सरप्लस। इसके बाद में अगला समझिए इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, पट्टेदार को लघुकार राशि वसूलने का अधिकार होना चाहिए। अब देखो, पट्टेदार को लघुकार राशि वसूलने का हमने आपको तरीका बताया कि वो कंडीशन लिख देते हैं, शर्त पहले ही बना लेते हैं कि 1-2 वर्षों में निकाल सकते हैं या सिर्फ अगले वर्ष तक निकाल सकते हैं या पट्टे की पूरी अवधि तक जब भी वो चाहें तब वो ले सकते हैं। ये जो पट्टे का स्वामी होगा ना, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो आपकी क्या क्या शर्त स्वीकार कर ले। क्या उसको केवल मिनिमम चाहिए या उसको अधिक भी चाहिए, या फिर जो घाटा हुआ उसकी प्रतिपूर्ति आपकी करा देगा, ठीक। इसके बाद में आगम के रूप में अधिकार शुल्क की मान्यता, ये इंडियन स्टैंडर्ड जो होता है इसका, भारतीय लेखांकन मानक का, ये इसका स्टैंडर्ड कौन सा है, इंडियन स्टैंडर्ड 18 में इसको बताया गया है, ठीक है। इसके बाद में जब किसी संपत्ति का पट्टेदार उस संपत्ति का संपूर्ण या आंशिक भाग किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करता है तो उसको क्या कहते हैं। तो देखिए, जब किसी को दूसरे को देगा, जैसे मान लीजिए जो पट्टेदार है उसने पट्टा ले लिया, अब उसने अपने नीचे काम करने के लिए खुद की कंपनी नहीं है, छोटी छोटी कंपनियों को ठेका दे दिया, तो उसको बोलते हैं उपपट्टा। वो छोटे छोटे भाग देगा, ठीक है। पट्टा जो होगा वो कह सकते हो आप कि पट्टा जो होता है वो संपूर्ण मालिकान का होगा। उपपट्टा क्या होगा कि वो आंशिक भाग होगा, पूरे पट्टे का क्या होगा, छोटा सा एक पार्ट होगा, ठीक। जब पट्टेदार भुगतान प्राप्त करता है तो वो उसमें जो है क्या किस खाते को क्रेडिट करता है, तो ये जनरल एंट्री है, ये हम बताएंगे आपको। पट्टाधारक खाती इसका खाता, अभी इसका जो है इसका आंसर जो है आप याद रखना कि कौन सा किस खाते को क्रेडिट करेगा, पट्टाधारी खाता को ही क्रेडिट करेगा, ठीक। इसके बाद में लघुकार राशि के शोधन के संबंध में पट्टाधारी का अधिकार संबंधित होता है प्रथम 3 वर्ष तक, समझौते की शर्तों तक, अगले 2 वर्षों तक, 20 वर्ष तक। देखिए, कुछ भी हो सकता है जो शर्त में पहले से ही लिख दिया गया हो। ये बार बार ये बात हमने बोली है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। न वसूल होने वाली लघुकार राशि को कहाँ स्थानांतरित कर दिया जाता है, ये बीच में बताया था, कहाँ पर, लाभ हानि खाते में। अधिकार शुल्क खाता की प्रकृति कैसी होती है, ये भी बताया था, नॉमिनल अकाउंट, सबसे पहले यही बात बताई थी, ठीक है। पट्टेदारी द्वारा देय अधिकार शुल्क को डेबिट किया जाता है, तो धारी के द्वारा जो देय अधिकार शुल्क होता है वो किसको डेबिट करेगा, अधिकार शुल्क खाते को तो डेबिट करेगा, ठीक है ना, समझ में आ रही है। ये एंट्री भी अलग एक उसमें बता देंगे इसकी सारी एंट्री। जब लघुकार राशि को वसूल किया जाता है तो डेबिट किया जाने वाला खाता कौन सा हो सकता है, तो वो भूस्वामी का खाता होगा जिसको डेबिट किया जाएगा, ठीक। इसको थोड़ा सा, पट्टेदार द्वारा अर्जित अधिकार शुल्क को क्रेडिट किया जाता है। पट्टेदार के द्वारा अधिकार शुल्क को जो क्रेडिट किया जाएगा उसका जो अकाउंट होगा वो कौन सा हो जाएगा, अधिकार शुल्क प्राप्त खाता, ठीक है। इसके बाद में इतने ही क्वेश्चन है इसमें। इसके और क्वेश्चन है, जो जनरल एंट्री के बीच बीच में क्वेश्चन दिखे हैं इनको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेहतरी से समझ में आ जाएंगे। फ़िलहाल के लिए इस चैप्टर में इतना तो डाटा आपको कम से कम पढ़ना ही है।